Hello, class. Today we will do chapter 10 Contact with Distant Lands. So, in this chapter, we're going to learn about Sangam Age, Satvahans, foreign invasions from the northwest, Silk Route, and spread of Buddhism. So, let's start with the chapter. It is on page number 82 of your social book. The development of trade contacts between India and the rest of the world did not develop after an increase in agricultural production and the discovery of iron but occurred much earlier. The Indus Valley civilization is known to have trade contacts with Mesopotamia, which is evident from the numerous Mesopotamian seals found in the Indus Valley civilization and vice versa. तो देखो एग्रीकल्चर जब लोगों ने करना शुरू किया, जब आयरन की खोज हो गई, नो डाउट ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, व्यापार बढ़ा। पर ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर से पहले होने से पहले या फिर आप ये मानिए आयरन की खोज से पहले नहीं होता था ट्रेड, बिल्कुल होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमें मिली, हमने एक्सकेवेट करके ढूंढी, इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ्स मिले जिससे हमें ये पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार किया करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, क्योंकि काफ़ी सारी मेसोपोटामियन सील्स हमें यहाँ पर मिली. Though trade contacts with distant lands occurred from a very early time in the history of India, it saw rapid growth and expansion during and after the 6th century. तो इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी समय पहले से हमारे देश के लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था. हालांकि व्यापार में तेज़ी आई 16th सेंचुरी के बाद. सबसे पहले हम बात करते हैं संगम एज की. द वर्ड संगम मीन्स संघ और असेंबली. About 2200 years ago, the three assemblies were held where Tamil poets and scholars gathered and shared their expertise. The third and the most important assembly was held at Madurai during the reign of Pandyas. Over 2000 poems were composed in Tamil. तो सबसे पहली जो लास्ट असेंबली थी वो हुई आपकी थर्ड असेंबली, सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी, और वो हुई आपकी मदुरई में जब पांडवों का राज था. 2000 पोएम्स यहाँ पर तमिल में कंपोज की गई थी. These poems were later compiled into many books. This is known as Sangam literature, which tells us about the society and culture of that period. तो इन 2000 poems को compile करके किताब बनाई गई और उसका नाम रखा गया संगम लिटरेचर, क्योंकि इसके अंदर वहाँ के लोगों के, वहाँ के सोसाइटी के, वहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ था. The Sangam texts are the earliest work of Tamil literature available to us today. तो संगम जो टेक्स्ट है, जो संगम लिटरेचर है, ये सबसे पुराना टेक्स्ट है जो कि हमें तमिल लिटरेचर में मिलता है. Now Chols, Cheras and Pandyas. Sangam literature discusses the three dynasties, Chols, Cheras and Pandyas, who ruled in the Tamilakam or Tamil region. तो संगम लिटरेचर यानी कि जो 2000 पोयम थी जिसकी किताब बनाई गई थी, इसमें 3 राज्यों के बारे में बात की गई थी. एक थे आपके चोल्स, एक चेराज और एक पांड्यास. ये वो थे जिन्होंने तमिल रीजन पर राज किया. दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द तमिलकम इज ऑल्सो नोन एज संगम एज. तो इस समय को बोला गया संगम एज. The three chiefs of the south were referred to as Muvender, or the three crowned kings, who ruled in South India at the region that has been identified as Tamil Nadu and Kerala. तो संगम एज बोला गया जब इन तीनों ने राज किया. ओके, संगम लिटरेचर से हमें इन तीनों के बारे में पता चलता है. और आज जो तमिलनाडु और केरला वाला रीजन है वहाँ पर इन तीनों ने राज किया हुआ है. Each of the three chiefs had 2 centers of power, one inland and one of the coast. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चोल्स की. 3 ही तो हैं, चोल्स, चेराज एंड पांड्यास. तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोल्स की. The Chol kingdom was situated in the Kaveri delta with their capital at Urayur. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसकी कैपिटल क्या थी चोल किंगडम की? उरैयूर. The Chol kingdom was also known as Cholamandalam. Karikal was the most famous king of Chol empire. तो कराईकाल सबसे फेमस किंग थे चोल एम्पायर के.
द चोल्स किंग कराईकाल अटैक्ड श्रीलंका एंड कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। तो देखो इन्होंने श्रीलंका पर भी हमला किया था और उसके कुछ हिस्से पर अपना राज्य जमाया था। ही ऑल्सो बिल्ट द कलनई डैम ऑन कावेरी रिवर। पुहार और कावेरी पट्टिनम वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स ऑफ द चोल्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पुहार और कावेरी पट्टिनम ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स थे चोल्स के। नाउ चेरास, द चेरास रूल्ड ओवर केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इनका जो राज्य था वो केरला में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में था। दे वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रस। देयर कैपिटल वंजी वॉज लोकेटेड नेक्स्ट टू द अमरावती रिवर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इनकी कैपिटल वंजी थी। मुजिरिस वॉज द मेन पोर्ट ऑफ द चेरास। द रोमन्स वर नोन टू सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट हेयर। तो ऐसा माना जाता है कि जो रोमन्स थे उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट इसी जगह पर बनाया था। न्यूमरस रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द चेरास किंगडम। दे ऑल्सो हैड गुड ट्रेड रिलेशंस विद द ग्रीक्स। तो काफ़ी सारे सिक्के मिले हैं जो कि बताते हैं कि इनका व्यापार रोमन्स से चलता था। इसके अलावा ये ग्रीक्स से भी ट्रेड किया करते थे। नाउ पांड्यास, द पांड्यास रूल्ड फ्रॉम मदुरई विच वॉज ऑल्सो देयर कैपिटल। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखो तीनों की कैपिटल बता दी है मैंने आपको। चोल्स की उरैयूर और पांड्यास की हो गई आपकी मदुरई। ओके, और यहाँ पर आप जाएंगे चेरास की तो वंजी। तीनों की कैपिटल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द पोर्ट ऑफ कोरकई वॉज वन ऑफ द चीफ पोर्ट्स ऑफ द पांड्यन किंगडम। लाइक द चेरा किंगडम, द पांड्याज हैड ट्रेड रिलेशंस विद द ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो जैसे चेरास किंगडम का था व्यापार ग्रीक्स से और रोमन्स से, इसी तरीके से पांड्याज भी व्यापार करा करते थे ग्रीक्स और रोमन्स से। Each of the three kings encouraged trade and commerce. The Cheras traded with Rome and Egypt. The Pandyas were famous for pearls and exported them to Rome. तो यहाँ पर pearls बनाए जाते थे यानी कि मोती, और इनको एक्सपोर्ट किया जाता था रोम में। The southern half of India is marked by its longest coastline along with hills, plateaus and river valleys. Chiefs and kings who controlled the river valleys and coasts became rich and powerful. The revenue collected was used to maintain a large army, administration, to give grants and to encourage trade. तो इनको पैसा कहाँ से मिलता था? इनको पैसा मिलता था रेवेन्यू से, और क्योंकि इनका एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता था, ये लोग व्यापार काफ़ी अच्छा करते थे। रोम और इजिप्ट से भी इनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था ये उससे आर्मी को मेंटेन किया करते थे, अपना खर्चा निकाला करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। इसके अलावा जो दान दिया जाता था उसके लिए भी, दान या सैलरी, उसके लिए भी ये लोग रेवेन्यू से आया हुआ पैसा ही यूज़ किया करते थे। इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस स्पेशली पेपर, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, फाइन मसलिन एंड सिल्क क्लोथ टू यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो देखो इंडिया हमेशा से एक्सपोर्टर रहा है मसालों का, खास करके पेपर। इसके अलावा प्रेशियस स्टोन जो कीमती पत्थर होते हैं, गोल्ड, सिल्क, हम सब भेजते थे कहाँ कहाँ? यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड फॉर इट्स टेस्ट एंड इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज इन द रोमन एम्पायर। दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो ये लोग पेपर को तो ना ब्लैक गोल्ड बोलते थे पेपर को, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता था रोमन्स को पेपर का, और दूसरा इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी। मेडिकल प्रॉपर्टी मतलब ये दवाइयों में भी यूज़ किया जाता था पेपर। द रोमन शिप्स विजिटेड द पोर्ट ऑफ अरिकामेडू टू एक्सचेंज गुड्स। नाउ Satvahans. Around 200 years later, a dynasty known as the Satvahans became dominant in the Deccan region of India. करीब 200 साल हुए ही थे। 200 साल के बाद एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होने लगी, वो थे सतवाहंस। The Satvahans were also called the Andhras in the Purans. Their kingdom mainly covered the present day Telangana, Andhra Pradesh and Maharashtra. तो आज का जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पर इनका किंगडम हुआ करता था। The Satvahans issued coins with the images of their rulers. तो ये लोग कॉइन्स बनाया करते थे, कॉइन मिंट किया करते थे, और इन पर ये अपने राजाओं की तस्वीरें छापा करते थे। They played a vital role as traders in the transfer of ideas and culture to and from the Indo-Gangetic plain to southern India.
दे सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, तो ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों को ही सपोर्ट करते थे. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द Satvahans was Gautamiputra Shri Satkarni. He and other Satvahan rulers were known as lords of Dakshinapath, the route leading to the south. तो देखो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट रूलर थे गौतमी पुत्र. ओके, द सतवाहन्स हैड फ्लरिशिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड. इनके किंगडम में भी बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था और किंगडम के बाहर भी, बाहर देशों से, बाहर एरिया से ये व्यापार किया करते थे. इंटरनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बिटवीन द डेक्कन एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो अगर ये हम देश के अंदर की बात करें तो ये करते थे डेक्कन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. द सतवाहन्स हैड एक्सटर्नल ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद अरेबिया, इजिप्ट एंड ईरान फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्ट से ये लोग ट्रेड किया करते थे अरेबिया, इजिप्ट और ईरान से, और ईस्टर्न कोस्ट से किया करते थे बर्मा और मलाया. Now foreign invasions from the northwest. The Indian subcontinent became susceptible to foreign invasions after the decline of the Mauryan Empire. With the absence of the powerful ruler, the post-Mauryan phase witnessed a series of invasions from many tribes of Central Asia. तो देखो मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने की कगार पर था, कोई पावरफुल रूलर नहीं था. मौर्यन के बाद मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो चुका था और इसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने कोशिश की इस पूरे रीजन को हथियाने की, नॉर्थ वेस्ट रीजन को हथियाने की. These tribes entered through the Khyber Pass and Bolan Pass and occupied parts of Punjab, सिंध, राजस्थान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान. ये लोग आए खैबर पास और बोलन पास से. देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये दो पास थे. पास का मतलब होता है दर्रा, यानी कि जो जगह होती है. ये वहाँ से आए, उस पास से आए और इन्होंने पंजाब, सिंध, राजस्थान और आज जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उस एरिया को ऑक्यूपाई किया. Now Indo-Greeks. The Greek rulers of Bactria, northern Afghanistan, were the first to cross the northwestern borders of India. The Greeks occupied the Ganga basin and came to be known as Indo-Greeks. तो ग्रीक्स आ चुके थे हमारे इंडिया में और गंगा बेसिन वाला जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने अपना राज्य जमाया, इसलिए इनको बोला गया इंडो-ग्रीक्स. The most famous Indo-Greek ruler was Menander or Milinda, who ruled in the first half of 2nd century during 165 to 145 BCE. मिलिंद वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. तो सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे मिनेंडर और इनका दूसरा नाम था मिलिंदा. शायद मिलिंद है ये. ओके, मिलिंद. तो मिलिंद फॉलोवर थे बुद्धिज्म के. द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स हु इशूड कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स. The Indo-Greek coins included inscriptions in Greek as well as खरोष्ठी. तो इंडो ग्रीक्स ऐसे पहले रूलर्स थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर अपने राजाओं को छपवाने का काम शुरू किया था. The Indo-Greek rulers were also great patrons of art and established the Gandhar School of Art. तो आर्ट को भी काफ़ी, कला को भी काफ़ी पसंद किया करते थे, इसीलिए इन्होंने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की. Where the creations were a fine amalgamation of Greek and Indian features. यहाँ पर इस तरीके की आर्ट की जाती थी, इस तरीके की क्रिएशंस की जाती थी जिसमें इंडियन और ग्रीक दोनों ही कल्चर की झलक देखने को मिलेगी. The images of Buddha showed distinct Greek features. Now Shakas. The Shakas were a nomadic tribe from Central Asia who established themselves in the north and northwestern parts of India when they were forced out of their homeland. तो जब इन लोगों को अपने, ये सेंट्रल एशिया के थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, नोमैडिक ट्राइब था ये. ओके, तो जब सेंट्रल एशिया से इनको निकाल दिया गया तो ये नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ वाले पार्ट में इंडिया में आकर बस गए. They defeated the Indo-Greeks and established themselves in 5 different regions. तो इन्होंने ग्रीक्स को, इंडो-ग्रीक्स जो थे उन्हें हरा दिया और इन्होंने अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, डेक्कन और कुछ पार्ट वेस्टर्न इंडिया के पर अपनी सत्ता जमाई. रुद्रमन वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ शाकाज. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि शाकाज के सबसे फेमस रूलर थे रुद्रदमन.
His military achievements were mentioned in the famous जूनागढ़ inscription. तो इनकी military achievements के बारे में जो भी इन्होंने किया उसमें जूनागढ़ inscription में इनके बारे में बताया गया है. Now Parthians. The rule of the Parthians rule overlapped with the Shakas. They came to India from Iran. तो ये लोग कहाँ से आए थे? ईरान से. देखो ये याद करने की चीज़ है कि शाकाज आए थे सेंट्रल एशिया से और आपके पार्थियंस आए थे आपके ईरान से and ruled over a small territory in northwestern India in the 1st century CE. Gonophirenes was the most famous Parthian ruler और तक्षशिला was his capital. Underline कर लीजिएगा. Now Kushanas. The Kushanas succeeded the Parthians. The Chinese literary sources mention the Kushanas to be one of the 5 tribes of Yuan-Chi. तो चाइनीज़ लिटरेचर में इनके बारे में देखने को मिल सकता है आपको कुशानास के, और पार्थियंस के बाद आए थे कुशानास. द कुशाना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुजुला कड़फिसेस. They set up a huge empire in India which extended till बिहार. काफ़ी बड़ा एम्पायर इन्होंने कर लिया इंडिया में, बिहार तक पहुँच गए. कनिष्क was the most influential king of कुशाना डायनेस्टी. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कुशाना डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर थे कनिष्क. He made पुरुषपुर यानी कि पेशावर एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर. तो इन्होंने पेशावर को अपनी कैपिटल बनाया. He patronized Buddhism and built many monasteries for Buddhist monks and nuns. तो ये बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनवाई जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट नन्स रह पाएँ. Buddhism deeply influenced Kanishk. The 4th Buddhist Council was held at its court, where scholars and Buddhist monks met and discussed important religious matters. ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत पक्के फॉलोवर थे बुद्धिज़्म के. इतने पक्के फॉलोवर थे कि जो चौथी काउंसिल हुई, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो इन्हीं के कोर्ट में हुई थी, और काफ़ी सारे मॉन्क्स और नन्स यहाँ पर आकर मिले और उन्होंने अपने रिलीजियस मैटर्स को डिस्कस किया. Ashwaghosh, who composed a biography of Buddha, the बुद्ध चरित्र, lived in his court. तो जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी जिसमें बुद्धा की पूरी जीवन के बारे में था, कौन थे वो? अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी और बुद्धा के बारे में इतना कुछ लिखा. वो इन्हीं के कोर्ट के थे, इन्हीं के मतलब कनिष्क के. Ashwaghosh and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit in place of Prakrit. The Kushans were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. तो इन्होंने सोने के सिक्कों को भी बनाने की शुरुआत की. The gold coins of the Kushan dynasty had the portraits of their rulers engraved on them. तो देखो बाकी सबकी तरह ये भी अपने सिक्कों पर अपने राजाओं के फोटोज लगाते थे. फोटोज का मतलब वो बनवाते थे उसको अच्छे से. They encouraged trade with Central Asia. Traders used these coins along Silk Route. Now Silk Route क्या था? The Chinese first discovered the technique of making silk. तो सबसे पहले चाइनीज़ ने खोज निकाला तरीका सिल्क बनाने का. Its glossy colors, vibrant and smooth texture make it a highly valued fabric in many societies. तो देखो आज भी सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़े, सिल्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती है, लोग पसंद करते हैं सिल्क पहनना. तो उस समय पर भी जो इसका स्मूथ टेक्सचर था, ये दिखने में इतना सुंदर था कि इसका बड़ा क्रेज़ था उस समय सोसाइटी में. द मेथड्स रिमेन्ड अ सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हज़ारों साल तक चाइना ने इस चीज़ को सीक्रेट बना के रखा कि किस तरीके से सिल्क बनता है. सम पीपल फ्रॉम चाइना ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स एंड कैरिड सिल्क विद देम. द पाथ्स फॉलोड बाय ट्रेडर्स केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट एज द मेन आइटम ट्रेडेड वॉज द सिल्क. तो बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे जो अपने संग सिल्क को लाए, और जिस रास्ते से वो सिल्क को लाए उसको नाम दिया गया सिल्क रूट, क्योंकि मेन जाना ही उनको जाता था सिल्क के लिए. तो देखिए यहाँ पर आपको सिल्क रूट भी दिया होगा. ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ये रेड कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज सिल्क रूट.
The Silk Route became the most important trade route. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers of different countries and from there the knowledge of silk spread further. अब देखो आप कैसे समझोगे कि बहुत हज़ारों सालों तक काफ़ी लंबे समय तक चाइना ने नहीं बताया कि सिल्क कैसे बनता है, पर फिर भी लोगों को पता चला कि सिल्क नाम की कोई चीज़ होती है। वो कैसे पता लगी कि जो चाइनीज़ थे वो और देशों के राजाओं को गिफ्ट्स भेजा करते थे, गिफ्ट्स लाया करते थे उनके लिए, जो गिफ्ट्स में वो सिल्क भी दिया करते थे, सिल्क के कपड़े, सिल्क की चीज़ें। तो इसलिए लोगों को पता चला कि अच्छा सिल्क नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिल्क जैसी भी कोई चीज़ होती है। Wearing silk became the fashion amongst rulers and wealthy people in Rome. Even Rome में तो सिल्क पहनना रूलर्स और पैसे वाले लोगों की शान बन गया। It was expensive as it had to be brought all the way from China. महंगा था क्योंकि ये चाइना से आता था। There were several branches of this route. The main branch started in China and ended in the province of Roman Empire. Other than silk, there were things like pearls, ivory, textiles, spices and precious stones which were also traded along this trading path. तो इस रास्ते से ऐसा नहीं सिर्फ सिल्क लाया जाता था। सिल्क रूट इसलिए इसको बोला गया क्योंकि उस समय सिल्क का क्रेज़ था, पर इसी रास्ते से मोती लाए जाया करते थे, स्पाइसेस लाए जाया करते थे। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स भी इस रास्ते से आया जाया करते थे। Many rulers wanted to control the Silk Route. They would offer protection to traders and merchants from vandals and thieves. The traders and merchants would offer a part of their profits in return. तो देखो उस समय पे भाई कंपटीशन तो था, तो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे की नाव डुबा दिया करते थे, लोगों पर हमला करा दिया करते थे। जैसे किसी देश को पसंद नहीं आ रहा कि इस देश का किसी दूसरे देश का सामान पहुँचे कहीं, तो वो उस देश के शिप डुबा दिया करते थे, उन पर हमला कर दिया करते थे। कई बार चोरी भी हो जाती थी, पायरेट्स आपने पढ़ी होगी, समुद्री रास्ते में चोरी हो जाती थी। तो काफ़ी सारे रूलर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि ऐसे ऐसे जो ट्रेड करते हैं जो मर्चेंट्स, उन्हें हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और इसके बदले में मर्चेंट उनको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे दिया करते थे। दिस अरेंजमेंट मेड द सिल्क रूट प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द रूलर्स एंड द ट्रेडर्स। तो देखो ट्रेडर्स को सेफ्टी मिल गई, भाई रूलर्स उन्हें बचाएंगे और बचाने के एवज में रूलर्स को जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा देंगे, तो दोनों का ही फायदा हुआ। नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। Buddhism became very popular and spread throughout Central Asia, China, Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia. तो देखो बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर हो चुका था, इतना पॉपुलर हो चुका था कि ये सिर्फ इंडिया तक या चाइना तक ही लिमिटेड नहीं था, ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इवन इंडोनेशिया तक पहुंच गया था। लेटर इज स्प्रेड टू कोरिया एंड जापान, उसके बाद ये कोरिया और जापान में भी पहुंचा। Buddhism also spread to western and southern India, where lots of caves were hollowed out of hills to provide shelter to the Buddhist monks. इसके अलावा बहुत सारी caves उस समय बनाई गई, गुफाएं बनाई गई जहाँ पर बुद्धिस्ट monks आकर रहा करते थे। The first step in the spread of Buddhism was due to missionary activities of Emperor Ashok. We have already read about the various steps taken by Ashok to spread Buddhism in an earlier chapter. तो देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अशोक ने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी बुद्धिज्म को फैलाने में। Ashok and Kanishk both sent missionaries and religious scholars to Central Asia to spread Buddhism. तो कनिष्क और अशोक दोनों ने ही काफ़ी सारे स्कॉलर्स अपनी तरफ से भेजे जो कि बुद्धिज्म का प्रचार करें। The Satvahans were also patrons of Buddhism. They were known to build many stupas such as the Amravati stupa. They also gave generous gifts to Buddhist monasteries. उसके अलावा ये monasteries को भी patronage किया करते थे, ये monasteries को gifts दिया करते थे, grants दिया करते थे, even monasteries बनाने के लिए जगह दिया करते थे। The Silk Route also played a vital role in the spread of Buddhism to Central Asia and China. The Indian traders, travelers, pilgrims, missionaries who traveled through this route shared the valuable teachings and philosophies of Buddhism with the people of China and Central Asia. तो सिल्क रूट ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया बुद्धिज़्म को फैलाने में।
यहाँ से जो लोग आते थे, जो ट्रेडर्स आते थे, जो रूलर्स आते जाते थे, वो अपने संग बुद्धिज़्म की प्रीचिंग्स भी लेकर अलग अलग कंट्रीज़ में गए. Emperor Ashok sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Southeast Asia, especially Sri Lanka, to spread Buddhism. तो देखो अशोक ने तो अपने बेटे और डॉटर दोनों को ही भेजा श्रीलंका में, किसके लिए? बुद्धिज्म के लिए. Deepavams and Mahavams are famous Buddhist writings from Sri Lanka. Now pilgrims visiting from China. Some famous Chinese Buddhist pilgrims who came to India to visit places associated with the life of Buddha, as well as famous monasteries, were Fa Hien, Yuan-sang and Aizing. तो देखिए काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐसे भी थे जो इंडिया में आए उन जगह को देखने के लिए जो बुद्धा से रिलेटेड थी. उनमें से कुछ के नाम है फा हेन, हिनजुएंग एंड आइजिंग. ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी. और जो भी अपने संग लाए उसको ये यहाँ पर छोड़ गए. इवन यहाँ पर इन्होंने जो भी कुछ ऑब्जर्व किया, जो भी कुछ देखा, वो जो भी कुछ नोट डाउन किया, जो भी उन्होंने लिखा, उसको भी वो इंडिया में छोड़ गए. The accounts of the foreign travelers provide us with information regarding the kings who ruled during their visits. तो देखो जब फाहिन आए तो अलग रूलर थे, जब युएन ज़ैंग आए तो अलग रूलर थे. तो जिस समय पर ये लोग आए उन्होंने उस समय के रूलर और उस समय के माहौल, उस समय के राज्य के बारे में बात की. इनके जो सोर्सेज हमें मिले, लिटरेरी सोर्सेज जो हमें मिले, इनसे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है उस समय के टाइम के बारे में. जैसे कि हम फाहिन की बात करें तो फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 5th century ड्यूरिंग द राइन ऑफ फेमस गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकेंड. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब फाहिन आए थे तो फाहिन चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पर आए थे इंडिया में. ही गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल आर्किटेक्चर. और इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी उस समय के मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स के बारे में. नाउ Huanzhang visited India in the 7th century CE during the reign of Harshvardhan and stayed in India for 14 years. तो देखो 14 साल तक ये हमारे इंडिया में रहे और हर्षवर्धन के टाइम पे ये इंडिया में आए थे. He described the educational system in his book Siyuki. Huanzhang speaks of subjects like grammar, science, art and craft, medicine, philosophy and logic being taught to students. He is known to have studied in the famous Nalanda University. तो नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी स्टडी भी की. On returning to China, he translated many Sanskrit texts into Chinese. तो देखो चाइना पहुँच के तो ये यहाँ पर रह के संस्कृत सीख गए और इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर को संस्कृत से चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया. Aizing came to India via Sumatra. It is believed that he stayed in Sumatra to study Sanskrit. ऐसा माना जाता है कि सुमात्रा में रहे थे और इन्होंने यहाँ पर संस्कृत पढ़ी थी. He reached the port of Tamralipti. His writings were mainly about Buddhism and Buddhist practices in India. Like his predecessor Huanzhang, he studied at the Nalanda University. तो इन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. He spent the remainder of his life translating Buddhist text. उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ट्रांसलेशन में बिता दिया. Now we have completed with the chapter. You can do the mind map in your notebook and fill all the exercises. Exercises आपको आपके WhatsApp ग्रुप पर भी मिल जाएंगी. क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी हैं, आप कर सकते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं. सो नेम द पोर्ट टाउन ऑफ द चोल्स. तो चोल्स के पोर्ट टाउन बताने हैं, आप बता देंगे. नेम द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्याज. ये मैंने आपको साथ के साथ अंडरलाइन कराया था. लिस्ट द आइटम्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू अदर कंट्रीज. इंडिया से और क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था ये सब आपको बताना है. नेम द इंडियन स्पाइस नोन एज ब्लैक गोल्ड. तो ऐसा कौन सा स्पाइस है, कौन सा मसाला है जिसको ब्लैक गोल्ड बोला गया और क्यों बोला गया. सिल्क रूट क्या है ये भी मैंने आपको अभी अच्छे से बता दिया है. आंसर इन डिटेल्स आप लोग खुद सर्च करिएगा. बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग कर लेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.